नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। समाचार की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कार से सम्मानित होने वाली हस्तियों की हो सकती है घोषणा। सूत्रों के अनुसार इस वर्ष पद्म पुरस्कार पाने वालों में कई गुमनाम व्यक्ति शामिल। प्रधानमंत्री ने गणतंत्र दिवस को बताया संविधान निर्माताओं को नमन करने का दिन। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में मतदाताओं को बताया लोकतंत्र की आत्मा। देश में वोटर बनने पर मतदाताओं से उत्सव मनाने की अपील। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को करेंगी संबोधित। शाम 7 बजे दूरदर्शन और आकाशवाणी के सभी चैनल्स पर राष्ट्रपति के संबोधन का प्रसारण। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर दिल्ली में निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में हुई शामिल। कहा, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में मतदान लोगों की आस्था का प्रतीक। वोटिंग के दौरान भ्रांतियों से दूर रहने की अपील। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज जीतने पर भारतीय टीम की नजर। गुवाहाटी में आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा T20 5 मैचों की सीरीज में भारत 2-0 से आगे। और सुर्खियों के बाद आइए अब खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से और शुरुआत करते हैं पद्म पुरस्कार से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर के साथ। आपको बता दें कि पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक हैं। ये पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों जैसे कला, समाज सेवा, लोक कार्य, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेलकूद, सिविल सेवा जैसे क्षेत्रों में दिया जाता है। इस वर्ष कई प्रसिद्ध और गुमनाम व्यक्तियों के नाम पर चर्चा चल रही है कि इन तमाम ऐसी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार गुमनाम नायकों की श्रेणी में पद्म पुरस्कार पाने वाले पद्मश्री पुरस्कार पाने वालों में उत्तर प्रदेश के चिरंजीवी लाल यादव, गुजरात के धार्मिक लाल चुन्नीलाल पंड्या, छत्तीसगढ़ के बुद्री थाती, ओडिशा के चरण हेब्रम, कर्नाटक के अंके गौड़ा, महाराष्ट्र की आर्मीडा फर्नांडीज, मध्य प्रदेश के भगवदास रैकवार और जम्मू कश्मीर के बृजलाल भट्ट समेत कई लोगों के नाम शामिल हैं। तो पद्म पुरस्कार 2026 अपने आप में महत्वपूर्ण है। पद्म पुरस्कार से सम्मानित होने वाले इस बार कई गुमनाम नायक हैं। ऐसे गुमनाम नायक जो कि मौन रहकर, शांत रहकर अपनी सेवा कार्यों में लगे रहे और अब उनके समर्पण को और उनकी सेवा को सारा राष्ट्र जान पाएगा पद्म पुरस्कारों के माध्यम से। रामचंद्र गोडबोले, सुनीता गोडबोले, सांग यूसांग, एस पोंगिनर, शफी शौक, श्रीरंग, देव बालाड, ऐसे कई सारे चेहरे हैं, ऐसे गुमनाम नायक हैं जो संभवतः पद्म पुरस्कार 2026 से सम्मानित होंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नीरज सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, गुमनाम नायकों को पद्म सम्मान दिया जाना अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन एक बहुत बड़ा संदेश समाज को देता है, क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल समाज को देता है। आप देखें कि ये वो लोग हैं जो अपने कामों की वजह से समाज की सेवा में लगे हुए हैं। लेकिन इससे पहले हमने देखा 2014 से पहले कि किस तरीके से कुछ खास लोगों को ही इस तरह के जो सम्मान है वो मिल पाते थे। लेकिन आप देखें कि दलितों के लिए, आदिवासी लोगों के लिए, दिव्यांगजनों के लिए, महिलाओं के लिए ऐसे तमाम हीरो हैं हमारे समाज के बीच में जो बरसों से लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन कभी उनका जो नाम है वो प्रमुखता से सामने नहीं आ पाता था। लेकिन 2014 के बाद इस तरह की नीतियां बनाई गई ताकि समाज के अंदर काम करने वाले इन लोगों को भी सम्मान मिल सके और एक तरीके से प्रेरणा मिलती है दूसरे लोगों को जो इस तरह से समाज सेवा कर रहे हैं। आप देखें कि एक उच्च स्तरीय समिति इसके लिए बनाई जाती है। प्रधानमंत्री इस जो समिति है उसका गठन करते हैं और इसमें कैबिनेट सचिव रहते हैं। इसके साथ ही जो गृह सचिव हैं वो रहते हैं, राष्ट्रपति के जो सचिव हैं वो इसमें रहते हैं और 4 से 6 के बीच में महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं वो रहते हैं। और इन पुरस्कारों का जो नॉमिनेशन है वो भी एक कह सकते हैं कि अपने आप में खास है कि
कोई भी व्यक्ति जो इस तरह की सेवा कर रहा है समाज के बीच में, कुछ कला साहित्य या फिर आप देखें कि चिकित्सा के क्षेत्र में बेहतर कर रहा है, वो अपने आप को सेल्फ नॉमिनेशन भी अपना कर सकता है और उसके बाद ये समिति विचार करती है। इसके साथ साथ ही समाज के दूसरे लोग हैं उनसे भी एक तरीके से पूछताछ करती है, पड़ताल करती है, उसके जो काम हैं उनको देखती है और उसके बाद ये जो पुरस्कार है वो दिया जाता है। तो अपने आप में बड़ी बात है कि एक तरीके से ग्राउंड लेवल पर जाकर ये देखा जाता है कि जो समाज के अंदर इस तरीके से जो काम कर रहे हैं उनको एक पहचान मिले और उनका जो चेहरा और उनका जो नाम है वो एक तरीके से देश के प्रमुख चेहरों में शामिल किया जाए, क्योंकि समाज के लिए लंबी समय से ये लोग सेवा करते हैं। नीरज, इसके साथ साथ एक आम नागरिक के लिहाज से, एक आम दर्शक के लिहाज से यदि हम समझने की कोशिश करें पूरी चयन प्रक्रिया को, आपने कहा कि एक समिति बनती है, इसमें सचिव भी होते हैं राष्ट्रपति के, प्रधानमंत्री के, लेकिन इसके साथ साथ सेल्फ नॉमिनेशन की बात भी आपने कही, लेकिन हम ये देखते हैं कि कुछ ऐसे चुनिंदा कर्मवीर जिन्हें, जो भारत के बहुत ही सुदूर ग्रामीण इलाकों से आते हैं, जिन्हें कोई जानकारी नहीं है, जो रिमोट एरिया से आते हैं, ऐसे लोगों को किस तरीके से चुना जाता है? मतलब उनके कामों का आकलन तो किया जाता है, लेकिन इनको क्या ये चयन समिति चुनकर निकाल कर लाती है और सम्मानित करती है? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि ऐसे बहुत सारे नाम हैं, कई ऐसे भी चेहरे हमारे सामने हैं कि जिनके पास उतने पैसे नहीं होते थे कि वो अपने जो घर है वहाँ से चलकर जो दिल्ली है वहाँ तक पहुँच पाएँ जी। ऐसे भी कई सारे जो नाम हैं। इसके साथ साथ ही कई सारे ऐसे लोग भी थे जो कह सकते हैं कि इस तरह के पुरस्कारों में कभी ना तो उन्होंने कल्पना करी और ना ही कभी सोचा। ये जिस तरीके से समाज सेवा करते हैं, चूँकि सेल्फ नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया है उसमें अगर कोई व्यक्ति काम करता है तो आसपास समाज के जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो जागरूक लोग हैं, वो उसका जो नाम है वो खुद एक तरीके से नॉमिनेट करते हैं और उसके बाद जो समिति है, जैसा कि मैंने जिक्र भी किया कि प्रधानमंत्री खुद उस समिति का गठन करते हैं, जिसमें कैबिनेट सचिव भी होता है, गृह सचिव होता है और राष्ट्रपति के जो सचिव हैं वो रहते हैं और 4 से 6 महत्वपूर्ण जो व्यक्ति हैं वो शामिल होते हैं। तो वो पूरी चयन प्रक्रिया पूरी तरीके से पारदर्शी होती है, तमाम लोगों से जो राय है वो ली जाती है और उसके बाद उस व्यक्ति को जो पुरस्कार है, पद्म पुरस्कार है, वो दिया जाता है। तो अपने आप में पारदर्शी तरीका अपनाया जाता है और यही कारण है कि सेल्फ नॉमिनेशन के बाद ऐसे जो नाम जो अभी तक हम कहें कि गुमनामी में जी रहे थे वो सामने निकल कर आए और उन लोगों को पद्म जो पुरस्कार है वो दिया गया। इसमें समाज के उन लोगों का भी योगदान है जो इस तरह के काम करने वाले लोगों का नाम आगे करते हैं और सेल्फ नॉमिनेशन के द्वारा उन नामों को भेजा जाता है। तो निश्चित तौर पर ये समाज में दूसरे लोग हैं जो कला, साहित्य, चिकित्सा, ये समाज सेवा के अलग अलग क्षेत्रों में इस तरह के काम कर रहे हैं, उन लोगों को भी एक तरीके से प्रेरणा मिलेगी, उन लोगों को भी सम्मान मिलेगा और उनको भी ये आस होगी कि अगर वो आज बेहतर कर रहे हैं तो सरकार और देश उनको भी पुरस्कार देगा, उनको भी सम्मानित करेगा। इसके साथ साथ नीरज, हम ये देख रहे हैं कि समाज के हर क्षेत्र में, मतलब अलग अलग कला से जुड़े हुए, समाज सेवा से जुड़े हुए, स्वास्थ्य से जुड़े हुए जो लोग हैं जो कि बेहतर काम कर रहे हैं, उन्हें पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है। और हम ये भी देख रहे हैं कि भारत के अलग अलग राज्यों से चुने हुए नाम जो अभी सामने आए हैं, ऐसे गुमनाम नायक जिनकी जो कहानी है पूरी, जिनका जो मिशन है समाज सेवा का, वो निश्चित रूप से एक प्रेरणा है। क्योंकि देखिए, एक तरीके से प्रोफाइल पूरा तैयार है। यदि किसी को पद्म से पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है तो उनके किए गए कार्यों की जो पूरी जानकारी है वो समाज के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा का माध्यम भी बनती है। नीरज, देखिए, बिल्कुल प्रेरणा का माध्यम बनती है और आप देखें कि कितने पुरस्कार दिए। हमने देखा है कि कई सारे ऐसे लोग जिन्हें पेड़ मैन कहा जाता था, ट्री मैन कहा जाता था, उनको पुरस्कार मिला, जिन्होंने करोड़ों जो पेड़ हैं वो केवल अपने दम पर लगा दिए। कई सारे ऐसे भी चेहरे और नाम हमारे सामने हमने देखा था कि किस तरीके से जो लावारिस जो मृतक हैं उनका दाह संस्कार करते थे, तो उन लोगों को इस तरह के पुरस्कार मिले हैं। कला और साहित्य के क्षेत्र में इस तरह के काम करने वाले जो लोग हैं उन लोगों को पुरस्कार मिला है जो कहीं पढ़े भी नहीं थे और ना ही उन्होंने किसी तरह की शिक्षा ली थी, लेकिन अपनी अंदरूनी कला और अपनी मेहनत और समाज के प्रति अपने समर्पण के कारण उन्होंने इस तरह लगातार काम किया और आज आप देखें कि पूरी दुनिया में, पूरे भारत में जो उनका नाम है,
कला का भी सम्मान हो रहा है और उनका जो काम है उसको भी सहारा जा रहा है। तो ये निश्चित तौर पर दूसरे लोगों को भी प्रेरणा देगा जो समाज के अलग अलग हिस्सों में कहीं ना कहीं हमारे देश की सेवा कर रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, दलितों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की, दिव्यांगों की, महिलाओं की, इन तमाम जो लोग हैं उनकी सेवाओं में लगे हैं, वर्षों वर्षों लगे हुए हैं, बिना किसी आस के, बिना किसी एक तरीके से लालच और पुरस्कार के। लेकिन उसके बाद भी अगर देश उनको याद करता है, उनको सम्मानित करता है, तो निश्चित तौर पर उन लोगों का भी हौसला बढ़ेगा और दूसरे लोग जो देख रहे हैं आज उन नामों को जब सामने निकल कर आएगा, दूसरे लोग भी जब देखेंगे तो उनको भी एक तरीके से हौसला मिलेगा और उनको भी एक प्रेरणा मिलेगी कि अगर वो समाज में काम करेंगे, लोगों की सेवा करेंगे, तो निश्चित तौर पर जो देश के जो लोग हैं, देश की जो सरकार है, खासतौर से मोदी सरकार है, उनके काम की सराहना करेगी और उनको पुरस्कार और सम्मानित भी करेगी। तो दूसरे लोगों के भी ये एक प्रेरणा की बात है। नीरज, पद्म पुरस्कार भारत के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक माने जाते हैं। ऐसे में गुमनाम नायकों को सम्मानित करना, इसके पीछे की सोच क्या है? देखिए, सोच साफ है मोदी सरकार की कि जो लोग समाज की सेवा कर रहे हैं, जिन्होंने अपने पूरे जीवन को समाज की सेवा में लगा दिया, कला साहित्य की सेवा में अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दिया, उन लोगों का सम्मान किया जाए। क्योंकि इससे पहले आप देखें 2014 से पहले के जो पुरस्कार हैं उनका जो तरीका था, कुछ खास वर्गों को या जिनके लिए मंत्री, विधायक, जो सांसद हैं वो रिकमेंड करते थे, उन लोगों को मिलता था। लेकिन अब ग्रास रूट लेवल पर जाकर जो आम लोग हैं वो एक तरीके से रिकमेंड कर सकते हैं, जो उनको लगता है कि समाज के बीच में कोई व्यक्ति बेहतर तरीके से काम कर रहा है, उसको सम्मानित किए जाने की ज़रूरत है। तो वो लोग इस तरह से सेल्फ नॉमिनेशन के माध्यम से उन लोगों के नामों को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये अपने आप में एक कह सकते हैं कि एक जो तरीका है वो अचंभा करने वाला है मोदी सरकार का ये कदम, क्योंकि खास वर्ग और खास चुनिंदा लोगों को पहले इस तरह के सम्मान दिए जाते थे, लेकिन अब गुमनाम उन हीरोज़ को ये सम्मान दिया जाता है जो वर्षों से अपनी मेहनत, अपनी लगन से समाज की सेवा कर रहे हैं। और आप देखें कि अब पूरा देश उनकी सराहना भी कर रहा है और उनका जो कार्य है उसको सहार भी रहा है। तो ये हम कहीं ना कहीं दूसरे लोगों को भी प्रेरणा है और ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो इस तरह की समाज सेवा कर रहे हैं, उनको भी एक तरीके से प्रेरणा मिलेगी इस कदम से सरकार के। लेकिन नीरज, पद्म पुरस्कार जो हैं, हम ये देखते हैं कि हर साल ये प्रक्रिया होती है और हर साल कुछ ऐसे नाम चुनकर सामने आते हैं जो कि चित परिचित चेहरे नहीं होते हैं, जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर या बड़े पर्दे पर जिनके नाम को, जिनके चेहरों को कोई नहीं जानता, लेकिन उनके काम का आकलन करके उनको उस मुकाम पर पहुंचा देने का ये जो प्रयास है, ये बहुत कुछ कहता है अपने आप में। देखिए, बिल्कुल बहुत कुछ कहता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर समाज के बीच में काम कर रहा है और अगर वो कोई चर्चित व्यक्ति नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि समाज उसके जो कार्य हैं उसको भूल जाएगा या सरकार उसके कार्यों को भूल जाएगी। देर सबेर हो सकता है कि जरूर लगे, लेकिन जो सरकार है और जो देश है उसके काम की जरूर सराहना करेगा। और हमने देखा भी है कि कई सारे ऐसे चेहरों को भी पद्म पुरस्कार मिला जिनको कोई जानता तक नहीं था, क्योंकि इससे पहले आप देखें कि केवल चर्चित चेहरों को या बड़े बड़े जो फिल्मी कलाकार हैं या जो बड़े बड़े साहित्यकार हैं उन्हीं को इस तरह के पुरस्कार मिलते थे, या कोई बड़े चिकित्सक हैं। लेकिन आप देखें कि अब इन क्षेत्रों में लगातार काम करने वाले, बेहतर एक तरीके से समाज की सेवा करने वाले उन गुमनाम चेहरों को भी अब पुरस्कार दिया जा रहा है। तो ये बताता है कि मोदी सरकार की जो प्राथमिकताएं वो किस तरह से हैं कि जो एक्चुअल समाज की सेवा कर रहा है, एक्चुअल तरीके से जो समाज के बीच में रह के, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी कम्युनिटी से, किसी भी वर्ग से हो, उसकी परवाह किए बिना उन लोगों को सम्मानित किया जा रहा है। तो दूसरे लोगों के लिए भी प्रेरणादायक है और कहीं ना कहीं उन गुमनाम हीरोज को भी एक तरीके से हौसला देता है कि सरकार उनके कार्यों की सराहना कर रही है। और ऐसे गुमनाम नायकों का सम्मान निश्चित रूप से पद्म पुरस्कारों का भी सम्मान है। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। तो पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक हैं और जो गुमनाम नायकों को ये सम्मान देने का प्रयास है, अपने आप में अनुकरणीय और प्रेरणा देने वाला प्रयास है। इसी के साथ यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए दूरदर्शन समाचार। भारत का गणतंत्र अमर रहे और हम सब मिलकर 140 करोड़ भारतवासी देश के प्रति समर्पित भाव से सेवा करते रहें। जय हिंद। मेरी पसंद, मेरी पसंद,
मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। टिंग टिंग। अम्मा मैसेज। मैं आपके मौसा के चाचा का नाती का पोता, शादी का कार्ड मैसेज में भेजा है, डाउनलोड करिए और आशीर्वाद दीजिए। मैं तो आपको जानती भी नहीं, फिर भी शादी का कार्ड खोलूं? मैं मूर्ख नहीं हूँ। क्या बात है अम्मा। यूपीआई कहता है अगर कोई अनजान नंबर से फाइल या लिंक भेजे तो क्लिक मत करो और कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मन की बात कार्यक्रम की 130वीं कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकतंत्र में मतदाता को असली शक्ति बताया। प्रधानमंत्री ने जीवन में 18 वर्ष के पड़ाव को महत्वपूर्ण बताते हुए सभी से इसे उत्सव की तरह मनाने का आह्वान किया है। वहीं गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री ने इस दिन विशेष तौर पर संविधान निर्माताओं के प्रति कृतज्ञता जताने की भी बात कही है। मेरे प्यारे देशवासियों, साल 2026 के पहले मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को गणतंत्र दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए इस दिन के महत्व के बारे में बात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि 26 जनवरी का ये विशेष दिन देशवासियों को अपने संविधान निर्माताओं को नमन करने का एक अवसर देता है। वहीं उन्होंने मतदाता दिवस के तौर पर मनाई जाने वाली 25 जनवरी को भी देश के लिए अहम दिन बताया। पीएम ने कहा कि मतदाता ही लोकतंत्र की आत्मा होता है। उन्होंने बतौर मतदाता 18 वर्ष के पड़ाव को जीवन का अहम माइलस्टोन बताते हुए इसे उत्सव की तरह मनाने का आह्वान किया। पीएम ने पूरी प्रक्रिया को लोकतंत्र को सशक्त करने की कड़ी में एक अहम पड़ाव बताया। 26 जनवरी का ये दिन हमें अपने संविधान निर्माताओं को नमन करने का अवसर देता है। आज 25 जनवरी का दिन भी बहुत अहम है। आज नेशनल वोटर्स डे है, मतदाता दिवस है। मतदाता ही लोकतंत्र की आत्मा होता है। साथियों, आमतौर पर जब कोई 18 साल का हो जाता है, मतदाता बन जाता है, तो उसे जीवन का एक सामान्य पड़ाव समझा जाता है। लेकिन दरअसल ये अवसर किसी भी भारतीय के जीवन का बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम देश में वोटर बनने का, मतदाता बनने का उत्सव मनाएं। जैसे हम जन्मदिन पर शुभकामनाएं देते हैं और उसे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक वैसे ही जब भी कोई युवा पहली बार मतदाता बने तो पूरा मोहल्ला, गांव या फिर शहर एकजुट होकर उसका अभिनंदन करें और मिठाइयां बांटी जाए। इससे लोगों में वोटिंग के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। इसके साथ ही यह भावना और सशक्त होगी कि एक वोटर होना कितना मायने रखता है। साथियों, देश में जो भी लोग चुनावी प्रक्रिया से जुड़े रहते हैं, जो हमारे लोकतंत्र को जीवंत बनाए रखने के लिए जमीनी स्तर पर काम करते हैं, मैं उन सभी की बहुत सराहना करना चाहूंगा। आज मतदाता दिवस पर मैं अपने युवा साथियों से फिर आग्रह करूंगा कि वे 18 साल का होने पर वोटर के रूप में खुद को जरूर रजिस्टर करें। संविधान ने हर नागरिक से जिस कर्तव्य भावना के पालन की अपेक्षा रखी है, इससे वो अपेक्षा भी पूरी होगी और भारत का लोकतंत्र भी मजबूत होगा। मन की बात की 130वीं कड़ी में अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप इंडिया की जर्नी की बात करते हुए इसे देश की युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए बेहद अहम बताया। पीएम ने स्टार्टअप की इस यात्रा का असली नायक युवाओं को बताते हुए उनके साहस और समर्पण की सराहना की। पीएम ने कहा कि पिछले 10 वर्षों के प्रयासों के बाद भारत में आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है।
जिसकी कल्पना करना पहले असंभव सा लगता था। प्यारे देशवासियों, इन दिनों मैं सोशल मीडिया पर एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड देख रहा हूं। लोग साल 2016 की अपनी यादों को फिर से ताजा कर रहे हैं। उसी भावना के साथ आज मैं भी आपके साथ अपनी एक मेमोरी को शेयर करना चाहता हूं। 10 साल पहले जनवरी 2016 में हमने एक एम्बिशियस जर्नी की शुरुआत की थी। तब हमें इस बात का एहसास था कि भले ही एक छोटा क्यों न हो, लेकिन ये युवा पीढ़ी के लिए, देश के फ्यूचर के लिए काफी अहम है। तब कुछ लोग ये समझ ही नहीं पाए थे कि आखिर है क्या। साथियों, मैं जिस जर्नी की बात कर रहा हूं वह है स्टार्टअप इंडिया की जर्नी। इस अद्भुत जर्नी के हीरो हमारे युवा साथी हैं। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर उन्होंने जो इनोवेशन किए वो इतिहास में दर्ज हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के साथ भारत आज दुनिया की नजरों में है। ऐसे में इंडस्ट्री और स्टार्टअप से जुड़े युवाओं पर बड़ी जिम्मेदारी है, क्वालिटी और एक्सीलेंस। उन्होंने कहा कि इस वर्ष सबका एक ही मंत्र होना चाहिए, क्वालिटी, क्वालिटी और सिर्फ क्वालिटी। पीएम ने हर सेक्टर में टॉप क्वालिटी और एक्सीलेंस को अपना बेंचमार्क बनाने की अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आप नाम दीजिए और आज 16वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। इस अवसर पर निर्वाचन आयोग की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में अध्यक्षता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की। इस कार्यक्रम की थीम मेरा भारत मेरा वोट रही। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए मतदाताओं को पहचान पत्र सौंपे। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चुनाव आयोग द्वारा तैयार किए गए 2 प्रकाशनों का भी विमोचन किया, जिसमें साल 2025 पहलों और अभिनवों का वर्ष और चुनाव का पर्व बिहार का गर्व शामिल है। इसके साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तकनीक के प्रभावी उपयोग, चुनाव प्रबंधन और मतदान जागरूकता के लिए विभिन्न श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ निर्वाचन प्रथाओं के पुरस्कार भी प्रदान किए। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत की भूमि लोकतंत्र की जननी है। राष्ट्रपति ने सभी वयस्क मतदाताओं से बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की है और कहा कि मतदान लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में लोगों की आस्था का प्रतीक है। मतदान केवल राजनैतिक अभिव्यक्ति नहीं है, ये निर्वाचन की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में नागरिकों की आस्था का प्रतिबिंब है। ये प्रत्येक नागरिक द्वारा अपनी आकांक्षाओं को व्यक्त करने का माध्यम भी है। बिना किसी भेदभाव के सभी वयस्क नागरिक को उपलब्ध मतदान का अधिकार राजनैतिक और सामाजिक न्याय तथा समता के हमारे संवैधानिक आदर्शों को ठोस अभिव्यक्ति देता है। हमारे संविधान द्वारा सुनिश्चित की गई 1 पर्सन 1 वोट की व्यवस्था हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा जन सामान्यों के विवेक पर दृढ़ आस्था का परिणाम थी। हमारे देश के मतदाताओं ने उनकी आस्था को सही सिद्ध किया और भारतीय लोकतंत्र एक असाधारण उदाहरण के रूप में विश्व पटल पर सम्मानित हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 77वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। ये संबोधन आकाशवाणी के पूरे राष्ट्रीय नेटवर्क पर शाम 7 बजे से प्रसारित किया जाएगा और दूरदर्शन के सभी चैनल्स पर पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में प्रसारित होगा। वहीं दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनल्स द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा। इसके साथ ही आकाशवाणी अपने संबंधित क्षेत्रीय नेटवर्क्स पर रात 9:30 बजे से क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण करेगा। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड का निरीक्षण किया। वहीं समारोह में स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए और दिल्ली पुलिस ने मार्च पास्ट किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने शहीदों को नमन करते हुए तिरंगे को मर्यादा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वालों को श्रद्धांजलि दी। रेखा गुप्ता ने यह भी कहा कि भारत का संविधान देश की चेतना है और ये पिछले 77 वर्षों से ये संविधान न्याय, समानता और गरिमा का प्रतीक बनकर हमें मार्गदर्शन प्रदान कर रहा है। मैं उन सभी वीर भारत माता के सपूतों को
श्रद्धा पूर्वक नमन करती हूँ, जिन्होंने तिरंगे की मर्यादा के लिए अपने प्राणों से भी बढ़कर देश को प्राथमिकता दी और हमें यह गणतंत्र, हमें स्वाभिमान और आजादी सौंपी। संविधान भारत की चेतना है और पिछले 77 वर्षों में भारत का संविधान न्याय, समानता और गरिमा का प्रकाश स्तंभ बनकर हमारा मार्गदर्शन कर रहा है। और इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार। जिंदगी एक गणित है और भविष्य एक कैलकुलेशन। देखते तो हम बहुत कुछ हैं, लेकिन सच कितना जानते हैं? इसी सच को हम आपके लिए